नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें आज हम पॉलिटी सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पंचायती राज व सामुदायिक विकास। पंचायती राज से आप देखेंगे प्रत्येक वर्ष हर परीक्षा में इससे प्रश्न आते ही आते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप जान रहे हैं यह 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है। या पूरे जो गांव की संरचना होती है एक देश में, जो आप जानते हैं ना, किसी ने कहा था कि भारत को जानना है तो गांव को जान लीजिए, तो वैसे ही गांव को जानना है तो वहां का पंचायती स्वरूप कैसा है उसको जान जाएंगे तो आप गांव के बारे में किस प्रकार की नीतियां उचित रूप से लागू हो सकती हैं उसको जान सकते हैं। तो नीतियों को लागू करने के लिए पहले आपको उसके संवैधानिक प्रावधान को जानना पड़ेगा और संवैधानिक प्रावधानों के रूप में पंचायती राज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसीलिए हर परीक्षा से में इसमें एक या दो प्रश्न बनना इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है यूपीएससी की परीक्षा भी आ रही है, फिर आप उत्तराखंड परीक्षा भी देख रहे हैं, आरओ की परीक्षा मुझे जहां तक लग रहा है वह सितंबर जो अक्टूबर में डेट है उसको रिवाइज होगी। आप जान रहे हैं जो नई सरकार जो अभी बनने वाली है उसमें कहा कि बहुमत ना आने की वजह से और यूपी में बहुत बड़ा झटका लगने की वजह से एनडीए सरकार को, तो उन्होंने इसकी समीक्षा भी बैठाई है कि सरकार जो इतने सालों से अलग अलग वैकेंसियों को रोक के रखी है या किसी प्रकार की धांधली है तो उनके ऊपर विचार करके उनको जल्द से जल्द पूर्ण करने की जिम्मेदारी सभी सचिवों के ऊपर सौंप दी गई है। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ध्यान से पढ़िए, वो परीक्षाएं अब लगातार होंगी। तो चलिए आज प्रारंभ करने जा रहे हैं पंचायती राज, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। और ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, 30 मिनट का ये वीडियो रहेगा। चलिए, भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए जिसने कहा था भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र में है, वो है चार्ल्स मैककॉफ ने कहा था, याद रखिएगा। राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किसमें है ये देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व में आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदम हेतु परामर्श देता है, ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में देता है। पंचायती राज को जो है वो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत स्वायत्त स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। 73वां संविधान संशोधन वो ग्राम पंचायत के लिए था और नगर निकाय के लिए 74वां संविधान संशोधन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। पंचायतों के संबंध में सही कथन है क्या है, भारत के संविधान के भाग 9 में, किसमें यह भी याद रखिए, भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है और उनको संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992, याद रखिए शब्द 1992 तक अंतः स्थापित किया गया था। अभी 2022 की यूपी पीसीएस परीक्षा देखेंगे तो उसमें 1992 के तरफ 1993 लिख दिया था, 94 लिख दिया था, तो बच्चे कंफ्यूज हुए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 भी ध्यान रखिएगा। अब है पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है कौन, राज्य का विधानमंडल। राज्य के विधानमंडल के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वो पंचायती राज का कहते हैं वो गठन करें। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा लिए जाते हैं और पंचायतों का जो चुनाव होता है वो राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है वो करता है। पंचायती राज सम्मिलित किए जाते हैं राज्य सूची में। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। अब पंचायतों से संबंधित है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। अब पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है कौन करता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। फिर है कथन है कि 73वें संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार के स्तंभ के रूप में माना जाता है। क्योंकि इसको जब इस तरह का प्रश्न आया तो क्योंकि या इसलिए करके पढ़ा ये कारण को, क्योंकि या इसलिए क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। दोनों ही सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी सही कर रहा है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के से उपबंध 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन
जब हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ये याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव थे जब पंचायती राज का गठन हुआ और नगर पालिकाओं के गठन का चुनाव का गठन हुआ। इसी समय नरसिम्हा राव के समय आपको एलपीजी मॉडल देखने को मिलेगा, जो भारत में आर्थिक, जब हमारा भुगतान संतुलन काफी ज्यादा गड़बड़ा गया था, तो उसके विषय में हम लोगों ने एक नई विदेश मतलब एक नई व्यापार नीति लागू की थी, जो आप देखेंगे एलपीजी मॉडल था। ये भी ध्यान रखिएगा। अब है भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय दल जोड़ा जा गया कब? 1993 में जोड़ा गया। 1992 में ये देखेंगे या लागू होता है, ये 1992 में विधेयक बनता है, 1993 से लागू होता है। 73वें संविधान संशोधन कानून को वैधानिक शुरुआत हुई थी। 64वें संविधान संशोधन बिल के माध्यम से वैधानिक शुरुआत हुई थी एंड स्टैट्यूटरी हुई थी, और उसके बाद 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कॉन्स्टिट्यूशनली हो गई थी। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है, वह किया गया 1993 में किया गया था। कथन है, पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनके क्रियाकलापों में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। कारण क्या है कि कारण यह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। चूंकि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है अपने पंचायत चुनाव के लिए बहुत मांगे कर रही थी, ये गलत है, बल्कि पहला वाला सही है। अब है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया कब? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से किया गया। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों को 33% आरक्षित किया गया, वह है 73वें संविधान संशोधन से। भारत में संसद के द्वारा पंचायत यानी कि एक्सटेंस टू शेड्यूल एरियाज कानून पारित किया गया, 1996 में पारित किया गया। पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में देखेंगे कि ग्राम सभा की भूमिका या शक्ति इस प्रकार है कि पंचायतों का अनुसूचित क्षेत्र होते ना, उनके विस्तार के लिए क्या किया गया वो बोल रहा है इसमें। उसमें बोला गया है कि ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। फिर उसके बाद देखेंगे ग्राम सभा के पास लघु वनोपार्जन का स्वामित्व होता है। अब उसके बाद है पंचायती राज एक व्यवस्था के रूप में स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की है, फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग हैं। ग्राम सभा के संबंध में सही कथन है क्या है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होती है। इनकी शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायतों के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाताओं सम्मिलित होते हैं। अब है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में जिस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवकों के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्त किया गया, वह कौन सी धारा थी? धारा 89 थी। यही ग्राम विकास अधिकारी जो बनते हैं, पहले ग्राम सेवक हुआ करते थे, अब वो ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, जिनका आप देखेंगे 2018 में एक वैकेंसी आई हुई थी, जिसका परीक्षा आप देखेंगे 2023 में जुलाई में हुआ था, क्योंकि वो परीक्षा जो 18 में हुई थी वह निरस्त कर दी गई थी। इसको भी लेकर शासन बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसका भी हो सकता है जल्द से जल्द निवारण हो जाए। अब है मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच को अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता जो करेगा, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत का पंच बनेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है कौन करता है? उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य को ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है, क्या करना है कि विकास में जन भागीदारी हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो।
ये सब जो आते हैं ना, ये सब फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट बेस वाले क्वेश्चन होते हैं। इनको अगर आप पंचायती राज अच्छे से पढ़े हैं, हर व्यक्ति ने देखा भी है, आप जानते हैं पंचायत वेब सीरीज भी आई है, उसको देख लेंगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था वह था 43वां संविधान, अनुच्छेद 43 था। यह ध्यान रखिएगा, ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है। मनरेगा में कहते हैं काम का अधिकार उसमें आता है, आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 43 में आता है। इसी में आप देखेंगे जो प्रसूति जो वो होता है, छुट्टी होती है महिलाओं के गर्भधारण के समय, वो इसी समय आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें भी कुछ संशोधन हुआ, वो भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ग्राम वासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। पंचायती राज से संबंधित सही कथन क्या है? उसका सही कथन देखेंगे, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युग से एक अभिन्न अंग रहा है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। तीसरा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ा देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना है। सफलता पूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी? स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास का करता है। अब राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, किसका? नागरिकों की शिकायतों के मामले में नहीं होता है। ग्रामीण स्थानीय शासन को पंचायती राज नामांकन जिस भारतीय नेतृत्व ने सुझाव का परिणाम था वह थे M.K. गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने ही जो है ग्राम में सरपंच या ग्राम पंचायत के बारे में बात कही थी। उनका कहना यह था कि अंत्योदय से सर्वोदय तक, सर्वोदय से अंत्योदय तक की एक परिभाषा दी गई थी, जिसमें उनका कहने का मतलब ये था कि ग्राम प्रशासन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना काफी इंपॉर्टेंट है। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। वह थे बलवंत राय मेहता। देखिए, त्रिस्तरीय आ जाए तो बलवंत राय मेहता, देखिए त्रिस्तरीय में 3 नाम आ रहे, बलवंत राय मेहता, तो ये त्रिस्तरीय हो गया। फिर अशोक मेहता आएगा, अशोक मेहता में 2 शब्द है, अशोक मेहता। अशोक मेहता क्या होगा? 2 स्त्री के बारे में बात करेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, अब आगे बलवंत राय मेहता, ये त्रिस्त्री है। फिर अशोक मेहता, ये 2 स्त्री जो मैं बात करता है। ML सिंधिया, ये स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में। GVK राय जो थे वो प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार के लिए। अब आजकल जो मैं देख रहा हूँ ट्रेंड, वो इस तरह के प्रश्न का जो पंचायती राज से फ्रेम हो रहा है कि एक तरफ पूरी समितियां दे देंगे, फिर उनका सुझाव क्या क्या था, इस तरह के जो ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है। तो इसको भी, क्योंकि इस तरह के एक क्वेश्चन में जो है ना वो 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। ML सिंधिया जो थे स्थानीय स्वशासन पद्धति के बारे में, इन्होंने बताया था कि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी कहाँ? राजस्थान के नौगौर में की गई थी, बात ध्यान रखिएगा, और 1957 में की गई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार शिल्पकार कहे जाते हैं BR मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता। अब है कि पंचायती सांख्यिकी युक्तिकरण VR राव का है। पंचायत और सहकारी के संबंध में जो मुख्य कार्य वो है SD मिश्रा है। ग्राम विकास एवं गरीब उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक व्यवस्था GVK राव का कहना था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश, यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। सर्वप्रथम राजस्थान का नाम आएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। कहाँ? नागौर, राजस्थान में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिशों के अनुसार क्या होगा? जिला होगा, ब्लॉक होगा और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली प्रजातांत्रिक
पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। यानी कि सबसे पहले जिला में एक होगा, फिर ब्लॉक का होगा, फिर ग्राम स्तर का होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, यही है त्रिस्तरीय शासन जो बलवंत राय मेहता ने दिया था। अब है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित है। क्या कौन है? सबसे पहले बी आर मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता समिति, फिर GV.K. राव समिति, फिर ML सिंधिया समिति है। अब पंचायती राज समितियां और वर्ष किस वक्त है, ये देखिए इस तरह क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं। अगर आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे हो, सन नहीं याद है तो जबरदस्ती दिमाग नहीं लगाना है। अगर किसी तरह से तुक्का लगाने सही हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसको जंप करके दूसरे क्वेश्चन लिखना है। SC.H. हनुमंत राव वो 1984 के हैं, GV.K. राव 1985 के हैं, अशोक मेहता समिति 77 से लेकर 78 के बीच है, ML सिंधिया 86 में है, बलवंत राय मेहता 57 में है, PK थुंगन समिति जो है वो आप देखेंगे 1988 की। यानी सबसे लास्ट में कौन सी बनी है? जो PK थुंगन समिति बनी हुई है। सबसे पहले कौन बनी है? बलवंत राय मेहता समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति। तो ये ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है कौन है? दिनेश गोस्वामी समिति और VKR राव समिति जो है संबंधित नहीं है। अब है न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, की थी कि न्याय पंचायत की स्थापना होनी चाहिए। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए जो सिफारिश की थी वो द्विस्तरीय थी। अब है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में सही कथन है। क्या है? पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य सरकार के नीचे पर्यवेक्षक हेतु जिला को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। अब है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए जो सिफारिश की गई थी वो ML सिंधिया कमेटी ने की थी। अब इसको याद कैसे करेंगे कि संवैधानिक दर्जा किसने लिए सिफारिश की थी? वो सिंधवी साहब ने की थी। सी से सिंधवी साहब, सा से संविधान, ऐसे याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इस समिति के जो ये थे इसमें सन नहीं दिया हुआ है इनका, शायद सिंधिया समिति का ये दिया हुआ है 1986 में इन्होंने ये सिफारिश दी थी कि उनको संवैधानिक दर्जा दिए जाएंगे। उसके बाद PK थुंगन समिति ने होना था। PK थुंगन समिति की बातें ना मान करके जो सिंधिया समिति उनकी बातें मान करके जो 6 वर्ष बाद इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, जब नरसिम्हा राव की समिति आई, सरकार आई थी। तो अब है संविधान के 73वें संशोधन के ने प्रावधान किया था। क्या प्रावधान किया था? कि पंचायतों को नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संतुष्टि के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण एवं 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। अब है उसके आगे देखें, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं 11वीं अनुसूची में। भाग 9 है, भाग 9 का और जो अनुसूची है वो 11वीं अनुसूची है, ये दोनों याद रखिएगा। अब है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल विषय निर्धारित किए गए हैं 29। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा फैक्ट है, 29 विषय हैं, ये याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? वो अनुच्छेद 243G के तहत दी गई है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण में से संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, वो है ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। अब राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में सही है। क्या सही है? राज्यों के पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है। फिर उसके बाद देखेंगे राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया कब? 1 फरवरी 1994 को। उसके बाद है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित सही कथन है कि
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन जुलाई 1994 में हुआ। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। अब है पंचायतों में से उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्रीय पंचायत किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। 73, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्देशित करता है कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थानों की बुनियाद रखना है। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा करके दिया गया। किसमें? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 243 खा यानी कि डी, 243 डी जो होता है वह पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व गारंटी देता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? 1/3 तो आप ऐसे याद करेंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब देखेंगे ए बी सी डी आ गए ना, ठीक है। तो आप 243 में ए में क्या है नहीं, बी में 3C में, हाँ 1/3 जो प्रतिनिधित्व की बात की गई आरक्षण की बात, लेकिन ये सी को याद न करके आप डी को सीधा याद रखिए कि 243 डी में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। 1/3, ये भी ध्यान रखिएगा, 1/3। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में से किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों की 50% आरक्षण को वैध किया है? तो वो इन चारों राज्यों ने किया है। सभी राज्यों में तो 3% 33% है, सॉरी 1/3 है, लेकिन 50% आरक्षण बिहार में मिलेगा, फिर उत्तराखंड में मिलेगा, फिर मध्य प्रदेश में मिलेगा और हिमाचल में। याद रखिएगा, ये जो है आप याद रखिएगा कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल। अब पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कहते हैं अनुसूचित जनजाति जो है वो बहुलता के प्रभाव में रहती है। 73वें संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत दिवस किस लिए मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल में बीता भी है। अब पंचायती राज व्यवस्था में स्वशासन प्रणाली की संरचना है, क्या है? ग्राम है, खंड है और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है, जिसको बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में प्रस्तावित किया था। वह न्यूनतम जनसंख्या जिनके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं, वो है 20 लाख। अब त्रिमूल लोकतंत्र से संबंधित है पंचायती राज पद्धति। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद आता है। खाक पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? वो है ग्राम पंचायत का हुआ है। खाक पंचायत जो है वो गांव की अपनी एक व्यवस्था है, जैसे देखेंगे आप अभी। इसके बाद खाक पंचायत के बारे में ये आप जब देखेंगे ना कि महिला पहलवानों ने जब अपने उत्पीड़न के लिए बात बैठाई तो खाक पंचायत की बात वहां से स्टार्ट हुई थी। अब उसके आगे 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई थी, संविधान के भाग 9 में की गई है, 11वीं अनुसूची के तहत की है। त्रिस्तरीय पंचायत में देखेंगे बलवंत राय मेहता ने अपना सुझाव दिया था 1957 में, ये अपना सुझाव दिया था। 2
फिर उसके बाद आप देखेंगे 1959 में ये जो है राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ। उसके बाद फिर ये आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में मिला। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, सॉरी 72वें और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को और नगरों को जो मिला था वो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिला था। सबसे पहले ये कहाँ लागू हुआ था? ये जो लागू हुआ था आप देखेंगे मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये मैंने आपका रिवीजन करा दिया। अब उसके आगे देखते हैं। एक क्षेत्र पंचायतों का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। खंड व जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूची जारी करता है कौन? राज्यपाल करता है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों के प्रमुख स्थानीय समिति कौन सी है? वो आप देखेंगे सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति है। एक व्यक्ति पंचायतों का चुनाव लड़ सकता है यदि उसे पूर्ण कर ली हो 21 वर्ष की आयु। 21 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा तो पंचायत का चुनाव लड़ सकेगा। 25 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ सकेगा। 30 वर्ष की आयु पार करेगा तो विधान परिषद और राज्यसभा का। फिर 35 वर्ष की आयु में आप जाएंगे तो वो आपका कहते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए आ जाता है। अब आगे देखते हैं। सही कथन है। पंचायतों के समय पूर्ण भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। यानी कि पंचायतों के समय से पूर्ण अगर भंग हो जाएगा तो वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करती होगी कि वह उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। यानी कि कहने का मतलब क्या? 18 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष का हो। अब आप थोड़ा लंबा चैप्टर मैंने पहले बताया था, समय लगेगा। अब है स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। क्या नहीं आते? सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, लोक व्यवस्था का अनुसरण होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। न्यायिक पुनर्विवेचन जुडिशियल रिव्यू जो है वो पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसको बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है, किसी भी राज्य में नहीं है कि जो पंचायत है वह सजा नहीं सुना सकती है, किसी भी राज्य में नहीं है, क्योंकि यह काम किसका होता है? न्यायालय का होता है। स्थानीय स्वशासन की विशेषता क्या है? यह वैधानिक स्थिति है, स्थानीय समुदाय की भागीदारी होती है, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति होती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में गठित करती है राज्य वित्त आयोग करती है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार प्राप्त है राज्य के गवर्नर को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत। जो आप देखेंगे आई फॉर इनकम होता है ना, वैसे ही जो राज्य का चुनाव आयोग होगा, उन्हें राज्य का जो वित्त आयोग होगा उसका गठन होगा, याद रखिएगा, आई फॉर इनकम। और वैसे ही 243 आई फॉर इनकम से जोड़ लीजिएगा, वह राज्य वित्त आयोग के संबंध में है। अब आगे देखेंगे कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो जाने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संतुष्टि करता है, वो कहाँ? राज्य का वित्त आयोग करता है। बात देख ले कितना है। अभी ये पेज है, परेशान ना हुई, समय लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायित्व कौन है? राज्य वित्त आयोग। शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। भारत के संविधान के भाग 9 का में निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया, वो शहरी क्षेत्र को प्रदान किया है। 9 में क्या है? वह पंचायती राज है। 9 का में क्या है? वह शहरी इकाइयों के बारे में है।
भारतीय संविधान के 74वें संशोधन से संबंध में सही कथन है। क्या सही कथन है देखेंगे कि यह संविधान की में एक नई यानी 12वीं अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। यह नगर पालिकाओं के कार्यप्रणाली को पुनर्संरचना करता है। यह जो देखेंगे वह नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजाति हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के जिस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है वो है 243 ना 1 के तहत। अब है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद की अधिकतम नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं 8 व्यक्तियों के। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निहत्थ नहीं होगा। 21 वर्ष की आयु की सीमा, तो 21 वर्ष की आयु की सीमा उसकी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, विधायी मामले में, वित्तीय मामले में और कार्मिक मामले में। अब है राज्य सरकार का स्थानीय इकाई यानी लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों में। नगर पालिका से संबंधित है संविधान का भाग 9 का संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग नागरिक निकायों के निर्वाचन का संचालन करते हैं। कैसे? अनुच्छेद 243 के एवं 243 ZA के तहत। राजस्थान में जिला आयोजक समिति के निर्वाचन व पदेन सदस्य होते हैं 20 और 5 होते हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामले के प्रबंध में राजनीति का अंतर लेखन कम हो जाता है, क्योंकि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं का पुनर्स्थापित हो गया है। तो ये दोनों ही सही है, सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। उसका कारण ये है कि संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय ही बना हुआ है। तो जो ए वाला गलत है परंतु आर सही है। अब यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचित होगी 6 महीने के अंदर। पहले ही हम लोग उसको देख चुके हैं। पंचायती राज संस्थान नहीं है मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। मणिपुर में है। नगर क्षेत्रों पे निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार सही है, ये सही स्थान है जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो, जहां जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, कार्यशील पुरुषों के न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। अब है कि किसी राज्य की नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अनुसूचित करने के लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल। नगर निगम एक स्थानीय क्षेत्रों तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों के गठन किया जाता है, क्योंकि बड़े नगरों का स्थानीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। दोनों ही सही और सही व्याख्या भी करता है। भारत में महानगर नियोजन समिति है, भारतीय संविधान के प्रावधान के अंतर्गत गठित की गई है। उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करता है। भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद से जिला योजना समिति का गठन होता है वह है अनुच्छेद 243 ZD। जिला योजना समिति में व्यवस्था की गई है 74वें संविधान संशोधन से। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में प्रावधान किया गया है कि वार्ड समिति, महानगर आयोजक समिति एवं जिला आयोजन समिति का 73वें संविधान संशोधन
व्यवस्था करता है क्या कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव करने के लिए और राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने के लिए। भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। थोड़ा सा और बचा वो भी देख लीजिए। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन प्रावधान करता है पंचायती चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं राज्यसभा चुनाव के समक्ष बनाने का। पंचायत की संरचना से संबंधित सही कथन क्या है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत के गठन के लिए उपबंध कर सकेगा। ग्राम सभा गांव स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ऐसी राज्य निकाय जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है जो मध्य स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट देता हो। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, खंड और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति गठित होती है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण है। उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद असम में है। मंडल प्रजा परिषद कहाँ है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत उत्तर प्रदेश में। तालुका परिषद गुजरात में। आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको टिक करूंगा, आप लोग जरूर इसको एक बार देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। कैसे? जिला पंचायतों के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही होता है। उत्तर प्रदेश के किस नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है? वह किया जाता है अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचित सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा और अपने नगर क्षेत्रों में वार्ड के निर्वाचन से। नगर कस्बा स्थानीय निकाय लखनऊ में क्या है? नगर निकाय एवं छावनी परिषद है। कानपुर में नगर निगम है। गाजियाबाद में नगर निगम है। काकोरी में जो आप देखेंगे नगर पंचायत है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत की है। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम क्या है? वो है राष्ट्रीय प्रसार सेवा का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सलाहकारी समिति के निर्देशों में अधिकतम संख्या कितनी होगी? वह 21 होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, कितनी होगी? अधिकतम 21 होगी। उसके बाद देखते हैं क्या है। अभी टॉपिक चलिए यहाँ समाप्त हो गया। तो हमने पंचायत से बने जितने भी क्वेश्चन थे अब तक वो सब देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो क्या रहेगा। हेडिंग कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।